सही फैसला लेने की क्षमता।
राहुल और सागर उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत जमुना को थमा दी और कहा माताजी इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत जमुना कहती है ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत जमुना को थमाकर मनोज, विवेक, राहुल और सागर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल तिलक की आवाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों में से मनोज थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है भाइयों, इस बूढ़ी गरीबी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश मनोज ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया औरत जमुना की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश मनोज अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है मित्र, मुझे जोरों थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश मनोज उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत जमुना से कहता है माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे। इस पर वह बूढ़ी औरत जमुना कहती है नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश मनोज उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक मनोज से कहा हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देखकर उस बुढ़िया औरत जमुना को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया जमुना ने वह पोटली लाकर उस बदमाश मनोज के हाथों में रख दी और वह बदमाश मनोज उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया औरत जमुना से कहते हैं माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया औरत जमुना कहती है क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं माता जी, हमने भला कब
कहाँ वह पोटली मांगी थी। पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका पोटली भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत जमुना फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है। और जमुना कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत जमुना की कोई बात नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर में इतना धन कहाँ से लाऊं, कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौट आऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं इतना धन। यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं देना था, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत जमुना को वही संत साधु मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं।
पुत्र को यहाँ पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत साधु की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत साधु से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच हो या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं। और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा।
या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं, और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें। अब पूरी तरह से मौन हो जाए, इसका अर्थ यह है कि आपकी भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आपकी भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा, आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांशतः अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे प्लीज मेरा चैनल तिलक की आवाज को कमेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।